तो पिछली वीडियो में अपन ने डिस्कस किया कि कोस्टल रीजन उत्तरी अमेरिका का क्या है, कहाँ कौन सी महत्वपूर्ण जगह है जिन्हें हमें जानना चाहिए, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़रूरी है। उसके बाद अपन ने पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र को देखा और क्रमशः पश्चिमी उत्तरी अमेरिका को डिस्कस करते हुए अपन ने रियो ग्रेनाडे तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे मिसिसिपी, मिसूरी रिवर और इनकी सहायक नदियों को। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे ग्रेट लेक्स और इनके अलावा कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण नदियां हैं और उन नदियों के किनारे कौन से शहर अवस्थित हैं, उन शहरों की क्या खास बातें हैं। और इसके बाद जो थोड़ा सा बचेगा वो सेंट्रल अमेरिका बचेगा और से इसके बाद ये अपना नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन दक्षिण अमेरिका को करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो सुपीरियर लेक है, यहाँ से एक सुपीरियर लेक है, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिस नदी को कहते हैं मिसिसिपी रिवर। और मिसिसिपी रिवर उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। तो इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे तो इधर रॉकी पर्वतीय क्षेत्र से एक दूसरी नदी का उद्गम होता है जिसको कहते हैं मिसूरी रिवर। और इसके बाद मिसिसिपी रिवर के जो बाएं से एक नदी आके मिलती है, इसको कहते हैं ओहियो रिवर। और इसकी जो सहायक है उसे कहते हैं टेनेसी नदी। और जो मिसूरी की सहायक है उसको कहते हैं प्लेटे। इसके बाद एक अन्य नदी मिसिसिपी नदी में जाकर मिलती है जिसको कहते हैं अराकांस। इसके बाद एक अन्य नदी मिलती है जिसको कहते हैं रेड रिवर। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो मिसिसिपी नदी है, ये जैसे मिसिसिपी नदी है, तो मिसिसिपी नदी का उद्गम क्षेत्र जो है वो मेसाबे रेंज है। और मेसाबे रेंज में जो सुपीरियर लेक अवस्थित है, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और ये पोर्ट ओरियन के पास, इसको पोर्ट ओरियन कहते हैं, पोर्ट ओरियन पे जाके ये गल्फ ऑफ मैक्सिको से मिल जाती है। और इस पोर्ट का उपयोग बेसिकली खाद्य पदार्थों के और जो हमारे मिनरल ऑयल हैं उनके एक्सपोर्ट निर्यात के लिए बेसिकली इसका उपयोग किया जाता है। तो बाकी अपन ने डिस्कस कर ही दिया था कि ये जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको है और गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही ये नदी जाके मिल जाती है जिसके किनारे पोर्ट ओरियन है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रेट लेक क्या है, उस पे कितनी लेक्स आती हैं और उन लेक्स की, उन झीलों की खास बात क्या है। तो आप जो ये झीलों का समूह देख रहे हैं, इसी को ग्रेट लेक कहते हैं। और ग्रेट लेक में कुछ
नदी कुछ झीलें आती हैं, जैसे इस झील को कहते हैं सुपीरियर, इसको कहते हैं ह्यूरॉन, इसको कहते हैं मिशिगन, इसको कहते हैं ओंटारियो और इसको कहते हैं इरी। तो ये 5 झीलों का समूह है जो मिलकर ग्रेट लेक बनाता है। और इनकी अगर क्रमशः ये देखें कि कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है, तो सबसे बड़ी है वो सुपीरियर है, उसके बाद ह्यूरॉन है, उसके बाद मिशिगन है, उसके बाद इरी है और उसके बाद ओंटारियो है। दूसरी इनकी खास बात क्या है कि ये जो मिशिगन झील है ये केवल यूएसए में अवस्थित है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, और इसके अलावा सभी जो चारों झीलें हैं वो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर अवस्थित है। अपन ने पहले डिस्कस कर ही लिया कि ये कनाडा है, ये यूएसए है, तो यहाँ पे ये सभी लेके अवस्थित हैं 49 डिग्री नॉर्थ जो है, तो कनाडा और यूएसए के बीच सीमा बनाता है, और उसी सीमा पर ये सभी चारों जो झीलें हैं वो अवस्थित हैं। केवल मिशिगन जो है वो यूएसए में अवस्थित है। तो अब इन लेक्स से संबंधित खास बातों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सुपीरियर लेक के बारे में। देखिए, सुपीरियर लेक जो अवस्थित है वो बेसिकली मेसाबे रेंज पर अवस्थित है, और मेसाबे रेंज जो है वो आयरन ओर के स्टोरेज के भंडार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी कारण यहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। दूसरी जो सुपीरियर लेक की खास बात है वो ये है कि यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये सुपीरियर लेक के बारे में हो गया। अब सुपीरियर लेक से जब आप ह्यूरॉन जाएंगे तो आपको एक यहाँ पे कैनाल मिलेगी जिसको कहते हैं सू कैनाल। ये बेसिकली मानव निर्मित नहर है जो सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है, और इसी जो लेक यही जो नहर है यहाँ पर एक शहर अवस्थित है जिसको कहते हैं शैडबरी। शैडबरी शहर में जो प्लेटिनम और टिन निकिल का जो भंडार है वो अत्यधिक मात्रा में है। तो निकिल प्लेटिनम के उत्खनन की दृष्टि से सैडबरी क्षेत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके बाद अपन देखते हैं मिशिगन। ये जो झील देख रहे हैं आप, ये मिशिगन झील है। इसी मिशिगन झील के किनारे आप यहाँ पर एक शहर देखेंगे जिसका नाम है गैरी। यहाँ पर एक शहर देखेंगे जिसका नाम है शिकागो, और यहाँ पर एक शहर अवस्थित है जिसका नाम है मिलवॉकी। बेसिकली मिलवॉकी और शिकागो के बीच में एक परिवहन केंद्र का विकास हुआ है, और इसी परिवहन केंद्र के कारण इस क्षेत्र को इम्प्लीमेंटेड बेल्ट भी कहा जाता है। ये कृषि के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके बाद अगर हम शिकागो और गैरी की बात करें तो जैसा कि हमने कहा कि ये लेक का अधिकांश जो भाग है वो मेसाबे रेंज पर अवस्थित है, और मेसाबे रेंज आयरन और के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके वजह से यहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ है। तो गैरी और शिकागो जो है वहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का
डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा हुआ है। इसके साथ ही शिकागो जो है वो अमेरिका का तीसरा सबसे थर्ड पॉपुलेटेड कंट्री है, एक पॉपुलेटेड प्लेस है। यहाँ अमेरिका की तीसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहने वाला क्षेत्र है, ये शहर है। इसके बाद अपन देखते हैं ओंटारियो और इरी के बीच में यहाँ पर एक शहर है हैमिल्टन। हैमिल्टन बेसिकली कनाडा का एक शहर है और हैमिल्टन में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, और इसे कनाडा का बर्मिंघम भी कहते हैं। बर्मिंघम इसलिए कहते हैं क्योंकि बर्मिंघम में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इस स्तर पर हुआ है। वहीं इन दोनों झीलों के बीच में आप एक फॉल देखेंगे जिसको कहते हैं नियाग्रा फॉल, नियाग्रा वाटरफॉल। नियाग्रा वाटरफॉल उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इसको याद रखिएगा, ये जल विद्युत के उत्पादन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे तो यहाँ पर तो अपलेशियन माउंटेन सिस्टम है, लेकिन इसके बाद ये जो क्षेत्र है इसको फॉल लाइन कहते हैं। फॉल लाइन, फॉल लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये माउंटेन सिस्टम का भाग है और ये ऊंचा है, ये भाग नीचा है, जिसके वजह से यहाँ से नदियाँ काफ़ी ऊंचाई से गिरती हैं, जिसके वजह से इसको फॉल लाइन कहते हैं। और क्योंकि नदियाँ काफ़ी ऊंचाई से गिरती हैं, जिसके वजह से ये जो क्षेत्र है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक के दृष्टिकोण से, जल विद्युत उत्पादन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से, जल विद्युत उत्पादन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो झील है इससे एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस जो नदी है वो बिजिएस्ट, सबसे व्यस्ततम इनलैंड वाटरवे है। ये विश्व का सबसे व्यस्त इनलैंड वाटरवे है जहां से जल परिवहन किया जाता है। इसके किनारे आप दो शहर देखेंगे, एक शहर है क्यूबेक। क्यूबेक को एंशिएंट सिटी ऑफ फ्रेंच भी कहते हैं और दूसरा इसका नाम फ्रेंच सिटी भी है। फ्रेंच सिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा स्तर पर रहती है। और ये जो मॉन्ट्रियल आप देख रहे हैं, मॉन्ट्रियल कनाडा का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है। इसके बाद अपन देख लेते हैं कि यहाँ, जैसे कि अपन ने कोस्टल रीजन को डिस्कस करते समय बताया था कि इस बे को चेसापीक बे कहते हैं और यहीं पर दो नदियां आके मिलती हैं, जिनमें से एक नदी अपलेशियन माउंटेन से आती है जिसको कहते हैं पोटोमैक, और एक नदी ओंटारियो झील से आती है जिसको कहते हैं हडसन रिवर। हडसन रिवर के किनारे अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर अवस्थित है। न्यूयॉर्क शहर की खास बात यह है कि न्यूयॉर्क शहर जो है वो अमेरिका का वित्तीय और व्यापारिक राजधानी कहा जाने वाला शहर है। यह अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। तीसरी चीज है कि इस
शहर में काफ़ी ऊंची इमारतें होती हैं, जिसके वजह से इसको सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर भी कहते हैं। तो ये न्यूयॉर्क है। और जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, पोटोमैक रिवर, ये पोटोमैक रिवर है, यहाँ पर वाशिंगटन डीसी अवस्थित है। वाशिंगटन डीसी, तो याद रखिएगा जो अमेरिका का यूएसए की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वो पोटोमैक नदी के किनारे अवस्थित है। और पोटोमैक नदी जो है वो अपलेशियन माउंटेन से निकलती, इसे अपलेशियन माउंटेन सिस्टम कहते हैं। ये अपलेशियन माउंटेन सिस्टम है। ये पोटोमैक रिवर यहाँ से निकली और चेसापीक बे में, ये चेसापीक बे है, यहाँ पर जाके मिल गई। तो और इसी नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी है। तो अगर ये न्यूयॉर्क है तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि एक शहर अवस्थित है जिसको कहते हैं फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया को बेसिकली क्वेक सिटी भी कहते हैं। और अगर ये वाशिंगटन डीसी है तो यहाँ पर आप एक शहर देखेंगे जिसको कहते हैं बाल्टीमोरे। बाल्टीमोरे में शिप इंडस्ट्रीज का काफी विकास हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि अपन ने जो यूएसए और कनाडा था उसको काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। और कोई भी ऐसी खास बात जानने के लायक नहीं है जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। उसके बाद अपन देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है तो होंडुरास शहर है। होंडुरास मतलब देश है। और होंडुरास जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे गरीब देश है। और ये जो कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, ये कैरिबियन कंट्रीज़ जो हैं वो मुख्य रूप से शुगर केन के प्रोडक्शन पर आधारित है। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो शुगर केन के प्रोडक्शन पर ही आधारित है। और अपन ने सब डिस्कस कर ही दिया कि सेंट्रल अमेरिका में 7 कंट्रीज़ हैं और उनकी क्या खास बात है, वो अपन ने पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिया। तो इस वीडियो को अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कि उत्तरी अमेरिका की का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है, सबसे गर्म कौन सा है, सबसे ऊंचा कौन सा है, सबसे नीचा कौन सा है, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है और सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है। तो यहाँ पे ग्रीनलैंड में एक जगह है, इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट जो है वो उत्तरी अमेरिका की सबसे जो ठंडा क्षेत्र है वो है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अपन ने डिस्कस किया था डेथ वैली। डेथ वैली उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म और सबसे निचला क्षेत्र है। यहाँ पर अपन ने डिस्कस किया था माउंट मैकेलने जो है वो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद अपन ने डिस्कस किया था यहाँ पर एक नदी है जिसको फ्रेजर कहते हैं और फ्रेजर नदी के ही पास में एक हेंडरसन लेक है। हेंडरसन लेक में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये उत्तरी अमेरिका का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेटाग्यू है। बेटाग्यू उत्तरी अमेरिका का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबसे कम वर्षा होती है। तो अपन ने ये डिस्कस कर लिया अपना उत्तरी अमेरिका
कंप्लीट हो चुका है और उत्तरी अमेरिका में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उन सभी चीज़ों को अपन ने देख लिया है। और अगली वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे दक्षिणी अमेरिका।